नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बंजर भूमि में हरियाली लाकर किसान ने बदली अपनी किस्मत। लीची की तुड़ाई के बाद बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मेहनत का फल मीठा ही होता है। अगर मेहनत सही दिशा में की गई हो तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किसान दंपत्ति की जिन्होंने वाकई में अपने मेहनत से इस मुहावरे को चरितार्थ कर दिखाया है। झारखंड की राजधानी रांची के और मांझी प्रखंड में एक आदिवासी बाहुल्य गांव है पिपरा बंडा। इस गांव में मेहनतकश आदिवासी जनजाति के लोग वर्षा आधारित खेती का जीवन निर्वाह करते हैं। इसी गांव में अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहते हैं एक किसान दंपत्ति परशुराम मुंडा और लीला देवी, जिन्होंने 2005 में अपने गांव से सटे दुर्गम और बंजर पहाड़ पर मेहनत शुरू कर हरियाली लाने का काम किया और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। पहले 2005 में बंजर पहाड़ था, जमीन पूरा पत्थल उथल ये सब था। बंजर भूमि से हरियाली लाया हूँ और ला करके मैं इस बागान में आज देखिए। ये दंपत्ति लगभग 5 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं। इनके बागान में आम, अमरूद, कटहल, मोरिंगा यानी सहजन, केला, पपीता जैसे फल वृक्ष सहित खेत के बॉर्डर पर शीशम, सागौन, गम्हार के वृक्ष लगे हैं। मौसम के अनुसार खाद्यान्न और सब्जियों की फसलें भी उगाते हैं। उसमें हम 2005 के बाद हम आम का पौधा लगाए हैं, जिसमें 5 एकड़ में लगाए हैं, जिसमें हेमसागर है, तोतापुरी है, अम्रपाली है, चौसा है, मालदा है। इस 5-6 वेराइटी का आंबा है। कटहल भी है मेरा पास 8-10 पीस है। केला है 30 पीस है। सहजन है पेड़ 60 पेड़। पपीता है 20 पेड़। अमरूद है 91 पेड़। और आम सब आम मिला करके है हमारे पास 400 पेड़ है अभी मेरे पास मौजूद। और लहर दाल भी है हमारे पास। खाने कितना है, करला, झींगी, बैंगन ये सब समय समय पर मैं निकालते रहता हूँ और बाज़ार में फिर बेचता हूँ। उसी में मेरा खर्चा पानी निकलता है। उसी में मैं खेती बाड़ी भी करते हैं। धान का फसल भी इसमें मैं खरीदता हूँ, धान फसल भी खरीदता हूँ। अभी हल्दी है हमारे पास, हल्दी भी है, ओल भी है, ओल का भी खेती करते हैं और करके अपना बाल बच्चा मिल कर के भी खेती बाड़ी करते रहता हूँ। अभी इनको आम का भरपूर उपज मिल रहा है। इनके अच्छी किस्मों के आम बड़े आराम से इनके बाग में ही बिक जाते हैं और आम का अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। अभी छोटे बड़े लगभग 400 आम के पेड़ों से 90,000 रुपए की आय ले चुके हैं और अभी इस पूरे माह में इन्हें आम की उपज मिलेगी, जिससे आगे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। अगले साल बेचे थे 1.5 लाख का। इस बार देश में कम आम हुआ है तो इसमें हम बेच रहे हैं। अभी बेचे हैं पक्का और कच्चा पहले बेच चुके हैं 90,000 का। इस बार अभी आम मेरा पेड़ में लगा हुआ है, उसमें अभी बचा हुआ है मेरा 80,000 के लगभग का बचा है। जब आता है व्यापारी तो बाहर से, रांची का भी व्यापारी आता है और बाहर से भी व्यापारी आता है हमारे पास और फ़ोन से भी बात करा करके तब आता है व्यापारी, बुलाते हैं तब आता है। हमको अच्छा रेट मिलता है इस बागान में।
आम की तुड़ाई कर बाजारों में बेचने जाते हैं तो औने पौने दाम पर व्यापारी फल खरीदना चाहते हैं। साथ ही साथ बाजार में फल ले जाने में खर्चा भी अधिक होता है, लेकिन अब ये व्यापारियों के ऑर्डर पर फल की तुड़ाई करते हैं और व्यापारी बाग से ही पूरा आम लेकर चले जाते हैं, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो जाया करता है। और अभी हम सहजन का भी मैं पहले बेच चुका हूँ, 4-5 हज़ार का मैं बेच चुका हूँ पहले। और अमरूद का पेड़ है 91 पेड़ है, जिसमें हमारा इलाहाबाद कानपुरी दोनों है अमरूद, उसमें हमको 30-40 का रेट मिल जाता है। और अच्छा वैरायटी में अच्छा हमारा अमरूद का मांग है और अच्छा खासा का रहता है। अमरूद 200 ग्राम 300 ग्राम का मेरा हो जाता है। केला का है, केला कटहर है, कटहर का आमदनी अच्छा है मेरा पास होता है। बॉर्डर लाइन में मेरा पास सागवान है, शीशम है, 200-300 पौधा है हमारे पास सागवान शीशम गंवार का वैरायटी बॉर्डर लाइन में। वो सब मेरा समय पर हमारा डाल पात काट करके अपना भी जलावन में मेरा पास काम होता है। इनके 5 एकड़ एरिया पर आम के अलावा दूसरे फल वृक्षों और फसलों से भी उपज मिलती रहती है। इसके अलावा खेतों के चारों तरफ लकड़ी वाले पेड़ भी लगे हैं, जो बाद में इनको लाखों रुपए देंगे। कुल मिलाकर इनको 5 एकड़ एरिया से हर महीने कम ज्यादा आमदनी होती ही रहती है, जिससे साल में लाखों कमा रहे हैं। बहरहाल 2005 से लगातार जी तोड़ मेहनत कर यह किसान दंपत्ति बंजर पहाड़ की भूमि पर हरियाली लाकर काफी खुश हैं और इनके मेहनत का फल आज वाकई मीठा हो गया है, क्योंकि अब इस दंपत्ति के मेहनत से पूरे परिवार में तो खुशी आ ही गई है, आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल भी बनकर उभरे हैं। और हम और जो साग सब्जी जो करते हैं, भिंडी वगैरह है, करला है, बैंगन है, झींगा है, नेनुआ है और करेला है, ये सब खेती समय समय पर हम खेती बाड़ी करते रहते हैं। और इस खेती बाड़ी से पत्नी बाजार जा कर के बेचता है, बेच करके अपना खर्चा निकलता है। खर्चा निकाल करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, चला करके अपना इस बागवानी लगा करके हम अभी 2 पति पत्नी बाल बच्चा हम खुश हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। नई और उन्नत तकनीक से किसानों ने फसलों की पैदावार में वृद्धि देखी है। जहां पहले के समय में किसान हल और बैलों से खेती करते थे, वहीं आज के समय में किसान कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से अपना समय बचाने के साथ साथ मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर निधि कुमारी से। अगर हम बात करें कि खेती अगर करनी है तो पहला जो एक काम होता है जो बीज बोने का, उससे पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है। और खेत को तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र होते हैं, कर्षण यंत्र जिसको बोलते हैं। और खेती में जुताई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बीज सैया तैयार करना होता है तो हमें खेतों को पल्वराइज करना होता है, उसमें उसको भुरभुरा बनाना होता है। बीज बोएं तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टीलेज इम्प्लीमेंट्स जिसको बोलते हैं। एक तो होता है
होता है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र, दूसरा होता है द्वितीय कर्षण यंत्र। तो प्राथमिक कर्षण यंत्र जो होते हैं उसमें जैसे आप मान लीजिए जितने भी प्लाऊ होते हैं, जिसके पीछे नाम प्लाऊ लगा रहता उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। तो अगर आप देखें पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था देशी प्लाऊ, जिसको आप बोलते हैं हल अगर देखें तो वो हमारा प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट था। इससे क्या होता है एक लाइन बस आपका होता है तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो हम लोग अब आ गए हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की तरफ। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ भी आप चाहे तो इसको बुलॉक से भी चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं बैल से चला सकते हैं, और नहीं तो इसको हम ट्रैक्टर ड्रॉन वाला चलाते हैं। तो इससे हमारे 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पे जुताई होती है। मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका अक्षर भार यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इसकी जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है। लेकिन ये उसको उतने अच्छे से मिलाता नहीं है, मिक्सिंग नहीं करता है, ये बस कट करता है। तो इसलिए मोल्ड बोर्ड प्लाऊ को हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी हल्की है तो आप इसको लेके चला सकते हैं। तो ये होता है एक मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। दूसरा एक होता है डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ में आप देखेंगे कि इसकी जो डायमीटर होती है, व्याज होती है, वो आपकी होती है 60 सेंटीमीटर की। और इसमें आप देखेंगे एक्सल पे आपके बहुत सारे तवे नुमा स्ट्रक्चर, जिसको बोल सकते हैं तवा नुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये मिट्टी को स्लाइस की तरह काटता जाता है और आपकी मिट्टी को ये मिलाता जाता है। डिस्क प्लाव प्राथमिक भूमि तैयार करने वाला 3 पॉइंट लीकेज इम्प्लीमेंट है। यह मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ डिस्क प्लाव में 2 से 4 बॉटम होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसकी जो ब्याज होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो एफिशिएंसी होता है थोड़ा ज़्यादा होता है डिस्क प्लाऊ का। उसके बाद हमारा होता है का सबसॉइल प्लाऊ। सबसॉइल प्लाऊ होता है क्या, आप देखेंगे लोगों को कि बहुत सारा रोटावेटर चला के उन्होंने हार्ड पैन तैयार किया है, क्योंकि हार्ड पैन तैयार होने से हमारे मिट्टी के नीचे पानी का संग्रह नहीं हो पाता है। मतलब पानी जो है वो एक लेयर 40-45 सेंटीमीटर के नीचे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारी हार्ड पैन तैयार हो जाती है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि सबसॉइल चलाएं। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरीस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरीस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारों को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरीस के नीचे भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये 60 से 70 सेंटीमीटर के नीचे के हार्ड पैन को तोड़ देता है। इससे पानी का रिसाव खेत में अच्छा होता है, जो हम बोलते हैं कि गर्मियों में भी मिट्टी में नमी संरक्षित रहता है। ये सारे प्लाऊ हमारे प्राइमरी में आते हैं, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। दूसरा जो बोलते हैं हम द्वितीय कर्षण यंत्र होता है। द्वितीय कर्षण यंत्र में आपका जितना भी देखें कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये सब आपके द्वितीय कर्षण यंत्र होते हैं। और हैरो, ये 3 जो होते हैं मेनली हमारे द्वितीय कर्षण यंत्र हैं। तो कल्टीवेटर में आप क्या करते हैं, कल्टीवेटर आपने देखा होगा कि उसका फ्रेम होता है और उसमें 7 से 13 टाइन्स लगे होते हैं। टाइन्स कैसे होते हैं, शॉवेल जैसे होते हैं, और इसमें एडजस्टेबल नट भी होते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो उसकी दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो कल्टीवेटर में क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आप मिट्टी को पलटते भी हैं और मिलाते हैं। आप देखेंगे मिट्टी फार की तरह कटता है और मिलता जाता है। तो इसमें कल्टीवेटर भी बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी प्रचलित है कल्टी के नाम से अपने यहाँ। उसके बाद अगर देखें तो दूसरा होता है हमारे यहाँ हैरो। हैरो में हमारे यहाँ डिस्क हैरो काफ़ी प्रचलित है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे खरपतवार की समस्या खेतों में ज़्यादा होती है और मिट्टी भी थोड़ी कठोर होती है, लेकिन पथरीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी कठोर अगर है तो आप हैरो चला सकते हैं। हैरो में क्या होता है, 2 एक्सल होते हैं। ये तवानुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिस्क प्लाऊ आपने देखा होगा वैसे ही तवानुमा होता है, लेकिन ये 2 ऑफसेट में आते हैं। मतलब 2 एक्सल पे 2 डिस्क लगे रहते हैं, नंबर ऑफ डिस्क लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी कटती भी है स्लाइस की तरह 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी, और उसको मिलाती भी है। और खरपतवार या जो भी स्टबल भी अगर खेत में, जिसको बोलते हैं पुआल अगर रह गया या डंठल छूट गया है, तो वो भी मिक्सिंग करता हुआ वो खेत में जाता है। तो इससे काफ़ी मिट्टी भुरभुरी होती है और इससे आपका खेतों में मल्च भी मतलब मिल जाता है, स्टबल भी मिल जाता है।
उसके अलावा बात करें तो रोटावेटर है हमारे पास। रोटावेटर में क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी भी होती है और वो साथ साथ वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों ही साथ में अच्छे से करती है। लेकिन रोटावेटर हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हार्ड पैन बहुत जल्दी तैयार होता है रोटावेटर में। इस प्रकार इसके उपयोग से उपज में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, खेत की कठोर परत टूट जाती है। इससे मिट्टी को पौधों की जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। मिट्टी के नीचे छुपे हानिकारक कीट, उनके अंडे, प्यूपा आदि मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाते हैं, जो सूर्य के सीधे संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। लेकिन हमें जो भी अगर टिलेज इम्प्लीमेंट चलाना है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि खेतों में कंकड़ पत्थर जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर है, ये सब नहीं होना चाहिए खेत में। अगर है तो आप इसको परिष्करण कर लें, उसके बाद आप अपने टिलेज इम्प्लीमेंट को चलाएं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी मशीन अगर प्रयोग में लाते हैं तो उसका रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको अगर गीली मिट्टी अगर लगी है तो इसको आप हटाएं, इसको सुखाएं, हटाने के बाद इसको ग्रीसिंग करें। जहाँ जहाँ नट बोल्ट्स हैं वहाँ पे बियरिंग है, उसको आप ग्रीसिंग करें। उसके बाद अगर आप बात कर लें कि अगर अनुदान राशि दे है कि नहीं, तो बिहार सरकार ने भी भारत सरकार ने काफ़ी अनुदान राशि की भी बात कही है, जिसमें कि आपको 40 से 70% तक की अनुदान राशि मिलती है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और ये काफ़ी बढ़िया है। आप कृषि यांत्रिकरण को अपना सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में अधिकांश किसान लीची के फलों की तुड़ाई कर चुके हैं और आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसान फलों की तुड़ाई के बाद बागों की देखरेख पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आगामी वर्षों में बागों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसलिए किसानों को फलों की तुड़ाई के बाद भी बागों का प्रबंधन करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं जिला मधुबनी के DHO राकेश कुमार। किसान भाइयों, जैसे आपको पता हो कि हमारे यहाँ जो लीची है वो दो मुख्य प्रभेद है। एक हमारा चाइना लीची है और दूसरा शाही लीची है। तो शाही लीची का हार्वेस्टिंग का समय हो चुका है या होने वाला। पेड़ों के आसपास खरपतवार बढ़ने से कीट व रोगों की समस्या बढ़ जाती है। हाथ या कृषि यंत्र की सहायता से खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। वही खरपतवार नाशी दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत असर पेड़ों पर पड़ सकता है। लीची तुड़ाई के बाद हम लोग पहला काम करते हैं कि उसमें बढ़िया से प्रूनिंग किया जाता है। प्रूनिंग करने से अगले बार उसका पत्ता बढ़िया से निकलेगा, ब्रांचिंग बढ़िया होगा। तो हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहला ये काम करें कि जो भी अनाप शनाप या जो आपको लगता है कि ये नहीं रह पाएगा, उसका प्रूनिंग करा देंगे। उसके बाद खाद डालने का भी यही सही समय होता है। कहा जाता है कि खाद कितना डालें, तो अगर आप पर प्लांट की बात करते हैं तो एक प्लॉट प्लांट जो है, प्लॉट प्लांट का मतलब हम जनरली 10 बरस या 10 बरस से ऊपर लेते हैं। यानी जो पौधा 10 बरस से ज़्यादा का लीची का पौधा है, उसमें 1200 ग्राम यानी 1 केजी 200 ग्राम लाभ नाइट्रोजन डाल सकते हैं, 300 ग्राम फास्फोरस डाल सकते हैं और 900 ग्राम पोटास प्रति पौधा के हिसाब से उसको डाल दें। उसमें क्या होता है कि ये जो मैंने खाद बताया उसका 75% अभी डाल दें। अभी का मतलब वो तुड़ाई के बाद,
यानी जब आप प्रूनिंग कर दिए हैं, फसल आपका टूट चुका है, हार्वेस्ट हो चुका है लीची, तो आप इसका दिए गए मात्रा का 75% डाल दें। जो बचा 25% वो आपका अप्रैल महीना में जब पौधा का मतलब फल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए तो जो 25% बचा हुआ उसका आप डाल दें। नहीं, ये तो कहा जाए तो कि इस समय हार्वेस्ट हो चुका है, लेकिन अगर कीड़ा मकोड़ा की अगर बात करें, इंसेक्ट पेस्ट प्रकोप की बात है, तो उसमें मतलब बग नाम का एक कीट होता है, तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग जब वो मतलब थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, फ्लावरिंग स्टेज के बाद, फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टेज के बाद इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। वो मतलब कम से कम 2 बार 15 दिन के इंटरवल पर आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इनके पिल्लू वृक्षों के छाल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। यह वृक्ष के मोटे धड़ों एवं शाखाओं में छेद कर दिन में छिपे रहते हैं और रात्रि में बाहर निकलते हैं। ये अपने बचाव के लिए टहनियों के ऊपर छाल के बुरादे की सहायता से जाला बनाते हैं। इनके प्रकोप से पोषक तत्वों की आवाजाही बाधित हो जाती है और टहनियां कमजोर हो जाती हैं। तने एवं टहनियों पर लगे जाले को साफ कर प्रत्येक छिद्र में लंबा तार डालकर खुरचने से कीट के पिल्लू मर जाते हैं। प्रत्येक छिद्र में अंदर किरोसिन तेल अथवा नुआन 5 मिलीलीटर पानी के घोल से भीगी रुई को भर दे एवं छिद्रों के ऊपर गीली मिट्टी या गोबर का लेप लगा दे। तो इसके लिए अगर आपके खेत में गडार लगा हुआ है तो उसके लिए पहले आपको सफाई करना होगा। तो सफाई के लिए साइकिल का जो स्कोप होता है या किसी तरह से पहले उसमें जो आपका लार्वा पीपा है उसको आप मार देने का कोशिश कीजिए, उसी में वो कुचर करके मार देने का प्रयास कीजिए। इसके बाद यथासंभव अगर आपके पास डीजल है या पेट्रोल है या मिट्टिया तेल या करासन का तेल है तो उसमें डाल करके, और डालने के बाद आपको सावधानी बरतनी है कि उसको चिकनी मिट्टी से उसको लेवाड़ दें ताकि उसका गैस बाहर नहीं पड़े। ये सबसे आसान तरीका है गडार का प्रयोग करने के लिए। अगर केमिकल प्रयोग करना चाहिए तो आप क्लोरपाइरिफॉस 4 मिलीलीटर पर लीटर वाटर के हिसाब से आप क्लोरपाइरिफॉस का प्रयोग जड़ में कर सकते हैं। लेकिन वो उससे कहीं बेटर है आप उसका सफाई करके मिट्टिया तेल या किरासन तेल या पेट्रोल इस तरह से प्रयोग करना ज़्यादा से इसका लाभकारी देखा गया। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोविंदपुर, जिला बक्सर के कृषक रतन राय ने। ये कद्दू वर्गीय फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रतन राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। अभी जो हम लोग जैसे मौसम का तो उसमें अगर आपको ध्यान देना है तो बहुत सारे कीट और रोग का है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। लाल मकड़ी कीट, ये कीट भूरा हल्का लाल रंग का होता है जो पत्तियों की निचली सतह पर उत्तकों को खाकर जाली नुमा बना देता है। प्रण रहित के अभाव में प्रकाश संश्लेषण कम होता है, फसल की बढ़वार रुक जाती है, फलस्वरूप उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कीट नियंत्रण के उपाय। लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल 18.5 EC 2.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या दूसरी दवा 0.05% ओमाइट 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इसमें ओबेरॉन और ओमाइट का जो है स्प्रे करना है माइट्स के लिए, और माइनर भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लीफ माइनर जो बोलते हैं, उसके लिए डेसिस या कॉन्फिडर का स्प्रे करना है। और एक कीट मक्खी करके है, ये खीरा में बहुत नुकसान करता है और मस्क मिलॉन में भी हम देखते हैं मार्केट में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है फल। तो फल मक्खी जो है, हाँ, अपना जो अंडा जो है वो फूल के अंदर दे देता है। जैसे फूल बढ़ते जो फल बनता है वो अंदर जो है उसका जो लार्वा है वो जो निकल के आता है और अंदर से खाना शुरू करता है। जैसे लार्वा प्यूपेशन में चला जाता है और मक्खी बनता है, बाहर निकलता है। तो इसमें क्या होता है, अंदर से सड़ जाता है। बाहर हमको देखने में फल बहुत सुंदर दिखता है, मगर अंदर से थोड़ा थोड़ा करके हमारा फल सड़ के गिर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रात के समय में खेत में प्रकाश पाश लगाएं और नरवेशक कीटों को फोरमीन ट्रैप लगाकर नियंत्रण कर सकते हैं।
इसके अलावा फल मक्खी कीट से ग्रसित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए दो तरह का है कंट्रोल। एक लूर ट्रैप जो है मिथाइल यूजिनाल का, वो मार्केट में उपलब्ध है, वो आपको लगाना है। प्रति एकड़ में लगभग 20 लगाना है। और एक आपको ट्रैप करके एक करना चाहिए जो गुड़ के साथ मेलाथियन मिला के स्प्रे करेंगे। जो गुड़ के लिए वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो स्वीट है तो अट्रैक्ट होता है। मेलाथियन वो पेस्टिसाइड मिला के हम स्प्रे करने से उससे भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा जो मार्केट का जो क्वालिटी होता है कद्दू वर्गी का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से हमारा प्राइस फिक्स होता है, तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।